नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात कानपुर की रेडीमेड मार्केट में लगी आग पर लखनऊ तक उठ रहे सियासी शोलों की। वहीं बात होगी सीबीआई, ईडी और जीएसटी की टीम की छापेमारी पर अखिलेश यादव की जाति वाली जंग की। और आपको बताएंगे क्या है निकाय संग्राम का दिल्ली संदेश और बसपा की रविवार को होने वाली बैठक के मायने क्या हैं। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। कानपुर में स्थित यूपी की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट में लगी आग ने शासन प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि रेडीमेड मार्केट में आग गुरुवार की रात को लगी थी, लेकिन अब तक आग को पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका है। सबसे ज्यादा सवाल है फायर हाइड्रोलिक लेडर मशीन यानी कि सीढ़ी से लैस दमकल वाहन को लेकर, जो कानपुर के फजलगंज स्टेशन में खड़े हैं। लेकिन जब जरूरत थी तो पता लगा कि मशीन खराब है। ऐसे में लखनऊ से सीढ़ी से लैस दमकल गाड़ी बुलाई गई। दिलचस्प बात यह है कि कानपुर में खड़े हाईटेक दमकल वाहन कई साल पहले खरीदे गए थे, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्रशासन की इस लापरवाही ने विपक्ष को हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। कानपुर में आग, लखनऊ में शोले। बर्बादी की आग ने सब कुछ जला डाला। छत से काला धुआं उठ रहा है, इमारत के भीतर आग धधक रही है, जिसने एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों दुकानों को चपेट में ले लिया है। यह आग गुरुवार रात को लगी थी, जिसने देखते ही देखते आसपास के 5 कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले 4 मंजिला एआर टावर के पहली मंजिल पर आग देखी गई, जो धीरे धीरे आसपास के कॉम्प्लेक्स में फैलती गई। आग ने आसपास की इतनी दुकानों को चपेट में ले लिया कि फायर ब्रिगेड के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। इन तस्वीरों में आग के चपेट में आए दुकानों से कारोबारियों को सामान बाहर निकालते देखा जा सकता है। आग से एआर टावर, हमराज कॉम्प्लेक्स, नसीम टावर, मसूद कॉम्प्लेक्स, अर्जन कॉम्प्लेक्स की 500 से ज्यादा दुकानों को नुकसान हुआ। 5 टावर्स में कई सारी दुकानें जल करके खाक हो गई हैं। इस बिल्डिंग की हालत, चूँकि ये भी जुड़ी हुई बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत काफ़ी सुधार देखने को मिला था। लेकिन सुधार था, ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग में अभी तक आग की ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से यहाँ धुआं उठने लगा। कानपुर के जिस मार्केट में आग लगी वो यूपी का सबसे बड़ा रेडीमेड और होजरी मार्केट है, जहाँ आग लगने से 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आका जा रहा। इस नुकसान के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही मानी जा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुमंजिला मार्केट में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सीढ़ी से लैस दमकल गाड़ी लखनऊ से मंगानी पड़ी, जिसके बाद सही मायनों में आग बुझाने का काम शुरू हो सका। जबकि सीढ़ी से लैस 2 दमकल वाहन लंबे वक्त से कानपुर के फजलगंज फायर स्टेशन में वर्षों से धूल फांक रहे, जिन्हें अगर सही हालत में रखा गया होता तो इन वाहनों के जरिए 135 फीट तक जाकर आग बुझाई जा सकती थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फजलगंज फायर स्टेशन में खड़ी अत्याधुनिक इटली से लाई गई इस गाड़ी की, जिसकी क्षमता अगर देखी जाए तो इसे सुपरमैन की उपाधि दी जा सकती है कि एक ऐसी मशीन जिससे जान और माल की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से की जा सकती है, लेकिन ये यहाँ पर धूल फाक रही है। और इसका उदाहरण है, ये देखिए मेरे हाथ में, मेरी उंगली में आई ये धूल। अब इस चीज़ को हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं बांसमंडी में, जो कारोबारी हैं, जिनका करोड़ों रुपए जो बर्बाद हो चुके हैं, जो लुट चुके हैं, जो पिट चुके हैं, उनका ये कहना है कि दमकल की गाड़ी, अगर अत्याधुनिक गाड़ी इस तरीके की वक्त पर आ जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। यही से सवाल उठता है कि क्या 7 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च कर हाईटेक हाइड्रोलिक लेडर वाहन को धूल खाने के लिए मंगाया गया था? आखिर दोनों वाहनों को आपात स्थिति के लिए तैयार क्यों नहीं रखा गया? इन 2 सवालों को लेकर सियासत की रफ्तार बढ़ने लगी है। प्रशासन की लापरवाही पर विपक्ष चुभने वाला हमला कर रहा। उस समय से लेकर के सुबह जब तक जानकारी मिली, वो इतनी आग बढ़ गई कि आग बुझा नहीं सके। ये प्रशासन की लापरवाही है कि जब आग लगी और उसी समय पर्याप्त मशीनें आ जाती, फायर ब्रिगेड से आ जाती, जो विभाग इसको
देखता है आग बुझाने के लिए, वो अगर समय पर पहुंच जाता तो आग बुझ जाती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और जिस स्थान पर 3,000 करोड़ का कारोबार होता हो तो न जाने कितनों को नौकरी रोजगार मिलती थी और परिवार जुड़े रहते थे। इसलिए प्राथमिकता पे इस काम को शुरू करने के लिए स्थान सरकार को देना चाहिए। 1 करोड़ की गाड़ी थी वहां पर, जापान टेक्नोलॉजी से मंगाई गई थी, वो खराब हो जाना ये किसकी जिम्मेदारी होगी आदित्यनाथ जी बताएं। आज व्यापारी के साथ जिस तरीके की घटना हो गई है, सरकार को कम से कम मुआवजा देना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार है। इस बीच भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मांग की है कि खराब पड़ी फायर हाइड्रोलिक मशीन को तुरंत ठीक कराया जाए। कई करोड़ का नुकसान हुआ है अग्नि होने से। मशीन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायर जो ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं, कुछ व्यवस्थित थी, कुछ गड़बड़ भी थी। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो गड़बड़ है उनको भी व्यवस्थित करने की जरूरत है। माना जा रहा है कि खराब पड़ी फायर हाइड्रोलिक मशीन को लेकर सरकार जल्द कोई एक्शन ले सकती है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। पूरे मामले की निश्चित तौर पर जांच भी होगी और जो लोग इसके लिए जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए कठोरता से कार्रवाई भी होगी, क्योंकि किसी भी ऐसी आपदा से तैयार रहने के लिए सरकार के द्वारा बार-बार निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके बावजूद अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। दरअसल आग ने सिर्फ कानपुर में कोहराम नहीं मचाया, बल्कि आगरा के मंटोल में केमिकल गोदाम में आग लगने से काफी नुकसान हुआ। वहीं प्रयागराज में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 50 से ज्यादा दुकानें राख हो गई। आग लगने की इन घटनाओं ने सरकार की तैयारियों को सवालों के केंद्र में ला दिया, क्योंकि अभी तो गर्मी शुरू हुई है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विपक्षी दलों के नेताओं पर सीबीआई ईडी की छापेमारी वाली कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने जाति वाला पन्ना खोल दिया। कानपुर में व्यापारियों पर जीएसटी टीम की छापेमारी के बहाने अखिलेश यादव ने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर छापे मारे जा रहे हैं, जिस पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। जांच एजेंसियों के एक्शन पर धर्म युद्ध, छापेमारी पर लाल सेना की जाति वाली थ्योरी, सीबीआई, ईडी और जीएसटी टीम की छापेमारी पर अखिलेश यादव के बयान ने नई बहस छेड़ दी। कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि जांच एजेंसियां जाति और धर्म देखकर छापे मार रही, छापेमारी के बाद ब्लैकमेल कर उगाही की जा रही। जाति धर्म को देख करके छापा मार रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे, डेटा निकलवाएंगे कि किन किन के यहाँ छापा पड़ा है, तो जाति और धर्म से आपको दिखाई दे जाएगा छापा किन के यहाँ पड़ा है। छापे में जो नुकसान हो रहा है, जो भरपाई बाद में करनी पड़ेगी वो अलग है, केस लड़ना पड़ेगा वो अलग है, लेकिन छापे का शुल्क है कोई, और ये व्यक्ति शुल्क दे के आया है। मुझे उम्मीद है कि ये सच बोलेगा, अपना शुल्क बताएगा। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भले ही व्यापारियों पर हो रही छापेमारी को लेकर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया, लेकिन उनके इस बयान के पीछे विपक्ष के नेताओं पर हो रहे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और छापेमारी है। खासकर लालू यादव की बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर हुई ईडी की छापेमारी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि ये छापेमारी जाति और धर्म विशेष के लोगों को देखकर की जा रही है। उनका साफ इशारा मोहम्मद आजम खान और सपा के विधायक इरफान सोलंकी समेत तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ था। अखिलेश यादव ने छापेमारी करके शुल्क वसूली का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दबाव बनाने के लिए इस तरह की छापेमारी कर रही है और ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले की सरकारें भी दबाव बनाने के लिए छापेमारी करती रही हैं। अखिलेश यादव का साफ इशारा कांग्रेस की तरफ था। हालांकि ये पहली बार नहीं है। लालू यादव के परिवार के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर अखिलेश यादव पहले भी सवाल उठा चुके हैं। अब अखिलेश यादव ने व्यापारियों पर जीएसटी टीम की कार्रवाई को लेकर नया मोर्चा तैयार किया है। शुक्रवार को भी अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए व्यापारियों पर जीएसटी टीम की छापेमारी का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब उनका नया बयान सामने आया तो सियासत भी तेज हो गई। भाजपा अखिलेश को जातिवादी बता रही। असल में जिसका चश्मा जैसा होता है वैसा देखते हैं। उनकी जब सरकारें थी तो उन्होंने जाति के आधार पर काम किया, उन्होंने धर्म के आधार पर काम किया, उसी आधार पर उनका चश्मा है, तो इसलिए वो उस तरह से देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चश्मा बिल्कुल ठीक है। मतलब साफ है कि जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर अखिलेश यादव ने
जो थ्योरी पेश की है उस पर आने वाले वक्त में सपा और भाजपा में नया टकराव बढ़ जाएगा। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात निकाय चुनाव के दिल्ली संदेश की। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर रणनीति के स्तर पर राजनीतिक दलों में रेस लगी हुई है। सभी दलों की नजर निकाय चुनाव के जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने लिए माहौल बनाने की है। सभी दल माइक्रो लेवल यानी कि बूथ स्तर तक प्लान तैयार कर रहे हैं और इस बीच रविवार को बसपा अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, जिसमें निकाय और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बहुजन सेना की बाहुबली तैयारी, निकाय विजय के लिए निर्णायक मंथन। निकाय चुनाव में बसपा की रणनीति क्या होगी, किन मुद्दों पर बसपा जनता के बीच जाएगी, पार्टी के कार्यक्रमों का रोडमैप क्या होगा, इन तमाम सवालों के बीच रविवार को बसपा अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी, जिसमें निकाय चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में गांव-गांव चल रहे अभियान की समीक्षा भी होगी। आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने 2 अप्रैल यानी रविवार को एक बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ में सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर जो जमीनी तैयारियां की जा रही हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर आगे के लिए जो दिशा निर्देश होंगे वो भी दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि बसपा की नजर निकाय चुनाव के जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में बसपा निकाय चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। निकाय चुनाव के जरिए बसपा शहरी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अगर पिछले निकाय चुनाव पर भी नजर डालें तो भाजपा के बाद बसपा एकमात्र पार्टी थी जो नगर निगम के महापौर पद पर कब्जा जमाने में कामयाब रही थी। 2017 में भाजपा को 14 नगर निगमों में सफलता मिली थी, जबकि बसपा को अलीगढ़ और मेरठ में जीत दर्ज करने में कामयाबी मिली थी। 29 नगर पालिका परिषद में बसपा के चेयरमैन बने थे, जबकि 45 नगर पंचायतों में बसपा ने कब्जा जमाया था। ऐसे में बसपा की कोशिश इन आंकड़ों को आगे बढ़ाने की है। वहीं भाजपा ने निकाय चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। खबर है कि जल्दी कई जिलों में भाजपा प्रभारी मंत्रियों को बदला जा सकता है। हालांकि अभी आखिरी फैसला होना बाकी है। निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सरकारी स्तर पर हर स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराएंगे और चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। राजनीतिक दल कोई भी हो, सभी आने वाले निकाय चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट की तरह देख रहे हैं और शायद यही वजह भी है कि भाजपा, बसपा, सपा और कांग्रेस की तैयारी बूथ स्तर तक मजबूत है। हम लोगों की तैयारी चूँकि पहले से कंप्लीट है, तो हम लोगों ने हर वार्ड, हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका सब जगह हम नज़र बनाए हुए हैं। 750 स्थान हैं, तो वहाँ इन सब सीटों पर हम लोग बहुत ही गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भाजपा से लेकर सपा तक हर एक दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट बांटने की है, क्योंकि एक एक सीट पर टिकट के लिए दावेदारों की लंबी लाइन है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इस बीच पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसके परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस को बरेली जेल में बंद अशरफ को प्रयागराज ले जाने की इजाजत मिल चुकी है और जल्द ही पुलिस अतीक से साबरमती जेल में भी पूछताछ कर सकती है। माफिया एंड फैमिली के खिलाफ कानूनी चक्रव्यूह। बरेली टू प्रयागराज, अशरफ उगलेगा हर राज। बीती 28 मार्च को माफिया अतीक का भाई अशरफ सजा से बच गया था, लेकिन अब उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाने का रास्ता साफ हो गया है। सीजेएम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशरफ की पेशी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में माफी अतीक अहमद के परिवार को आज सीजेएम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। सीजेएम कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई और बरेली जेल में बंद नामजद आरोपी खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराए जाने की मांग वाली अर्जी को नामंजूर कर दिया है, उसे खारिज कर दिया है। मतलब ये कि बरेली जेल में बंद अशरफ को प्रयागराज लाया ही जाएगा। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी राहत नहीं मिल सकी। शाइस्ता परवीन ने अग्रिम जमानत के लिए एमपीएमएलए कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई टल गई। शाइस्ता परवीन की याचिका पर अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं उमेश पाल केस में अतीक से पूछताछ के लिए पुलिस ने साबरमती जेल जाने की तैयारी शुरू कर दी है। अतीक से पूछताछ के लिए पुलिस कोर्ट से पहले ही इजाजत ले चुकी है। इसी मामले में अतीक अहमद का बयान दर्ज करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए प्रयागराज पुलिस की एक टीम जल्द ही साबरमती जेल जाएगी। प्रयागराज पुलिस ने इसके लिए बाकायदा सक्षम न्यायालय से इजाज़त हासिल कर ली है, कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है और प्रयागराज पुलिस की टीम कभी भी साबरमती जेल के लिए रवाना हो सकती है। उमेश पाल हत्याकांड के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद पर दर्ज दूसरे मामलों में भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल अतीक पर दर्ज 15 मामलों में सुनवाई फाइनल स्टेज पर है। ये सभी मामले अपहरण, रंगदारी और हत्या से जुड़े हैं। इसमें राजू पाल हत्याकांड, भाजपा नेता अशरफ हत्याकांड, देवरिया जेल से बिल्डर जैद का अपहरण, पार्षद नस्सम हत्याकांड, ये वो मामले हैं जिनमें ट्रायल फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि पैरवी सही ढंग से की गई तो अतीक अहमद को इन मामलों में भी सजा होगी। जो मुकदमे थे उसमें काफ़ी शिद्दत से मेहनत करके इस केस को, जो अभी हाल में 28/3/2023 को फैसला आया है, उसको किए हैं। आगे भी जो मुकदमे हैं, हमारे लिए हर मुकदमे महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। फिलहाल सबकी नजर अशरफ के प्रयागराज लाए जाने और साबरमती जेल में अतीक अहमद से पूछताछ पर है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात कांशीराम कॉलोनी में करप्शन की, जिसके खुलासे के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल रायबरेली में 2010 में बनी कांशीराम कॉलोनी 12 साल में ही जर्जर हो चुकी है। छत से सरिया दिख रहा है, प्लास्टर टूट रहा है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो आनन फानन में एडीएम अमित कुमार को हटा दिया गया। फ्लैट के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़, 12 साल में खंडहर में तब्दील कॉलोनी। प्लास्टर गिर रहा है, सरिया दिखाई दे रही है, ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां दरकने लगी हैं और टूट रही छत। दूसरे लफ्जों में कहें तो रायबरेली की धरती पर कांशीराम के नाम पर बनी कॉलोनी जर्जर हो चुकी है। लेकिन प्रशासन को शायद किसी हादसे का इंतजार है। जो जीना है, जीना पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अब देखिए सरिया ये छोड़ चुका है और जगह जगह दरारें इसमें से दिखाई पड़ रही हैं। लगता है कि अगर उस पर चढ़ेंगे तो कभी भी नीचे गिर सकता है। वही हाल लगभग सभी का है। जो सरिया है, सरिया सभी में दिखना शुरू हो गई है। जबकि यहाँ पर कुछ लोगों ने मेंटेनेंस भी कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरिया रुकने का नाम नहीं ले रही है। रायबरेली के मिल एरिया इलाके में बनी इस कॉलोनी को बाहर से देखकर कौन कहेगा कि इस कॉलोनी का निर्माण सिर्फ 15 साल पहले हुआ था। कॉलोनी की बाहर की दीवारों पर प्लास्टर लगभग उखड़ चुका है। कॉलोनी के अंदर आप जैसे जैसे चलते जाएंगे आपका डर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई फ्लैट या कोई कमरा नहीं जो जर्जर हालत में ना पहुंच गया हो। इन तस्वीरों ने यहाँ रहने वाले लोगों के अंदर डर भर दिया है। जिस वक्त आंधी आती तो हम लोग मैदान में आ जाते, एकदम जर्जर हो रही कॉलोनियाँ। चारों तरफ आप देखिए छज्जे गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं। सीवर टैंक एकदम भरे हुए हैं कि क्या करें हम लोग, बस डर डर के रह रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। सब सरिया, आप सरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे गिट्टी दिखने लगी, पूरा नीचे गिरने लगा है। सरिया तक की एकदम जंग खा के निकल चुका है वो। और सरिया की क्वालिटी और यहाँ की जो क्वालिटी है, आप हल्का सा नोक से देखेंगे तो बालू टाइप का दिख रहा है, एकदम बालू निकलता हुआ नजर आ रहा है पूरा। इस कॉलोनी का निर्माण बसपा के शासनकाल में 2010 में हुआ था, लेकिन कॉलोनी के निर्माण में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। जर्जर हो चुकी कॉलोनी को देखकर आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।
16 नंबर ब्लॉक में हूँ और ये ब्लॉक का कमरा है और कमरे में जो सरिया है आप देख रहे हैं कि सरिया दिख रही है। यहाँ पर लोग रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर हैं कह सकते हैं। बाथरूम है, बाथरूम का हिस्सा है जो ये पूरी तरह से गिर चुका है, ये पूरा खाली है। आलम यह है कि कॉलोनी में रहने वाले अधिकतर लोग अपने फ्लैट खाली कर दूसरी जगह जा चुके हैं और जो बचे हैं वो या तो मजबूर हैं या फिर दूसरी जगह जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो यहाँ रहने वाले लोगों की उम्मीद शासन प्रशासन से टूट चुकी है। जी हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, इसलिए यहाँ रहते हैं और डर तो लगता है, लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी है। कोई अधिकारी आया नहीं यहाँ पे देखने की इसकी हालत क्या है? कोई नहीं आता, आता भी है तो बस बाहर से चला जाता है, कोई सुनता भी नहीं, कोई नहीं आता यहाँ। क्या करोगे अगर कोई बड़ा हादसा हो गया, बिल्डिंग गिर गई, कभी उस तरह से भगवान न करे कभी ऐसा हो? सहारे बैठे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों की ओर से प्रशासन से घटिया निर्माण की शिकायत नहीं की या फिर बताया नहीं गया कि कॉलोनी में रहने वालों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की ओर से अब तक खाना पूर्ति के सिवाय कुछ नहीं किया गया। रायबरेली से पंकज सिंह, एबीपी गंगा। बाद सीएम योगी के साक्षरता संकल्प की सीएम योगी ने आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कहा कि एक भी बच्चा स्कूल और शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। सीएम योगी का 100% साक्षरता संकल्प। कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। शिक्षा के पथ पर कायाकल्प संदेश। आप अनुमान करिए कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हम लोगों ने 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती की, उनकी नियुक्ति दी। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए अगले 1 महीने के अंदर डीबीटी के जरिए धनराशि उनके माता पिता के अकाउंट में भेज दी जाएगी। कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि उसी के साथ इस 1 महीने के कार्यक्रम के साथ, जिससे 1 महीने के कार्यक्रम के बाद डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि इन बच्चों के अभिभावक के अकाउंट में जाना है, वह तत्काल हम अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर इस पैसे को उन परिवारों के, उन अभिभावकों के खाते में भेज सकें। दरअसल योगी सरकार की कोशिश समय से पहले सरकारी स्कूल के छात्र और छात्राओं को यूनिफॉर्म, किताब उपलब्ध कराने की है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि सत्र शुरू होने के बाद भी बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती। लिहाजा इस बार योगी सरकार पहले से ज्यादा सतर्क है। स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी ने शिक्षकों को भी बेहतर कार्य की नसीहत दी। जो बुरा है उसको देखकर लोग पहले बोलते हैं कि साहब इसको हटा देते तो अच्छा था, हमारे यहाँ किसी को मत भेजे, लेकिन इसको तो हटा ही दीजिए। और अगर हटा ही देते हैं, लोग ये मानते हैं कि चलो एक बला कट गई है, इसको तो अच्छा हुआ कि आने वाले समय कोई ना आए ऐसा। अब हमें तय करना है कैसा हम करना है। इस मौके पर सीएम योगी ने अधिकारियों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में स्कूल न आने वाले छात्रों का डेटा तैयार करने का निर्देश भी दिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर छात्र स्कूल क्यों नहीं पहुंच रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।